अविगत। तो स्टूडेंट्स आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक ट्रांसफॉर्म का ही बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं बहुत दिन हो गए ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन पढ़ते हुए। स्टूडेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हमारे सारे कंप्लीट होने वाले हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फिर इन तीनों के इनवर्स, इन छह टॉपिक हो गए। इन 6 टॉपिक से जो हमने पढ़ा है ना, इससे बाहर बहुत कम चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने की। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे हैं। ऐसे कोई छुटपुट क्वेश्चन भी नहीं करे हैं जिन्हें कि हर कोई कर ले, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इससे हल्का फुल्का चेंज भी आ जाता है ना कुछ, तो आप लोग कर पाएंगे। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटी में जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, ठीक है। वैसे तो हम लोग बिल्कुल जो हमारा सिलेबस चल रहा है वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं आप लोगों से हर लेक्चर में बोलती हूँ, अगर है तो प्लीज मुझे बताइए। यहाँ मुझे है और मैंने उन्हीं से रियलाइज करा है कि स्टूडेंट्स एनालाइज करने के बाद मुझे पता लगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपसे 2000 में पूछा गया फिर वो रिपीट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है हर टीचर, आप लोग कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो पहले आए हुए है ना चीजें, उन्हीं से एनालाइज करके देखा जाता है कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में पुट अप होते हैं क्वेश्चन, किस किस टॉपिक पे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सीधी सी बात बताती हूँ, अपन कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को अलग से लिखवाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नहीं। आप लोग खुद समझिए स्टूडेंट्स, एमएससी के स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं है। पुराने पेपर है ना, उन्हीं को सॉल्व करो, हर कोई उन्हीं को सॉल्व करता है, उन्हीं में से पेपर बनता है, ऐसा समझ लो चाहे, ठीक है। तो यदि आप लोगों के पास यहाँ के क्वेश्चन पेपर भी है तो प्लीज मुझे बताइए, जिससे कि हम लोग उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म का आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें मैं यूज कर रही हूँ फूरियर इनवर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आप लोगों को 6 फॉर्मूले बताए थे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के हम बहुत सारे कर चुके हैं, इनवर्स के भी करे थे। लेकिन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ही एक इनवर्स का ही क्वेश्चन है। हम लोग वहां पर सीखे थे, पहले आप एफपी निकालो और फिर इसकी हेड से एफएक्स निकालते थे, ठीक है। आज एफपी दे दिया है हमें और हम एफएक्स निकालना सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया था 2006 में, 13 में और 14 में, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास? फॉर्मूला क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का? तो बाय द इन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है, बाय द इन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ, आप पूरा लिख लीजिएगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफएसटी। क्या होता है? एफएक्स इज इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रेशन 0 से अनंत। यहाँ क्या होता है? साइन है तो एफ एस आ जाएगा पी, और साइन आएगा कॉस, साइन का फॉर्मूला है ना, तो बिल्कुल साइन पी एक्स डीपी। अगर यहाँ का कोसाइन होता तो यहाँ सी आ जाता और यहाँ कॉस आ जाता, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स फाइंड करो इफ इट्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज p/1 + p²। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म मतलब एफएसपी दे दिया, कितना? p/1 + p², ठीक है। साइन पी एक्स एज इट इज है, डीपी एज इट इज है, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से अनंत, बाहर चल रहा है √2/पाई। देखिए बस इसी तरह से एफएक्स निकालेंगे। बस इसमें एफएक्स निकालने का ही तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है। चलो तो निकालते हैं, लेकिन पहले आप लोग इतना नोट करिए, मैं लिखती हूँ फिर समझाती हूँ, ऐसे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है अपना। देखिए सबसे पहले कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, पी से ऊपर और नीचे कर लिया मल्टीप्लाई। तो पी से ऊपर मल्टीप्लाई करा, p² हो गया, पी एक नीचे भी मल्टीप्लाई करा तो नीचे एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो p² + 1 यदि मैं यहाँ पे ला दूं तो कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही बनाने के लिए +1 और -1 करा। तो देखो p² + 1 और -1 को बाहर रहने दिया, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ रही है, साइन पी एक्स है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पर अलग अलग अप्लाई करा तो p² + 1 से p² + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन पी एक्स
अपॉन पी डीपी एज इट इज माइनस रूट 2 अपॉन पाई। इस पे अप्लाई करा तो 1 से साइन पी एक्स मल्टीप्लाई हुआ साइन पी एक्स अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स बीएससी में भी, 0 से अनंत साइन पी एक्स अपॉन पी डीपी, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2। बीएससी में अपने एक बुक चलती है ना समाकलन इंटीग्रेशन की, वहां पे सारे फॉर्मूले ये होते हैं। तो इसका वैल्यू अगर पाई बाय 2 तो एज इट इज लिख दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज है, एज इट इज। क्लियर है? अब देखो ये इंटीग्रेशन आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आपके पास एक फॉर्मूला है आइलेट कि आप ऐसे कर लो 1 अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में साइन पी एक्स। आइलेट की हेल्प से करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत लेंथी हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं होना है ये। तो इसके लिए सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ये क्या है आप लोगों के पास एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, इसको ऐसा करो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर में सॉल्व करते थे। ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करते थे, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई, हाँ जहाँ वाई क्या होता था आप लोगों का एफ एक्स का फंक्शन। ठीक है, डी स्क्वायर वाई माइनस कुछ भी वाई या फिर एक्स की टर्म। तो बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके पढ़े हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो उसी से बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यही चीज इसमें मेन थी क्वेश्चन को लेने की। तो देखो एक बार नोट करो पूरा चीज रफ करके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा लेंथी है। देखिए एफ एक्स बराबर अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पर ये चीज तो समझ आ गई आप लोगों को। यहाँ पर क्या था आप लोगों के पास, ऐसा था ना रूट 2 अपॉन पाई और मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या आई थी इंटीग्रेशन की पाई बाय 2। देखो रूट पाई से रूट पाई गया, रूट 2 से रूट 2 गया, तो यहाँ पर एक अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट पाई बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये टर्म एज इट इज है जिसके आपको हमको इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट करा मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये चीज क्लियर है, यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हो पहले ही बताइए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को। ये इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में है ना, तो आप डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये x के रेस्पेक्ट में ही होता तब आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तब आप पहले इंटीग्रेट करते उसके बाद जो टर्म आती फिर डिफरेंशिएट करते। बट यहाँ तो ठीक है p के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो fx का df बाय dx हो गया इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, जीरो हो जाता है, ये माइनस रूट 2 अपॉन पाई एज इट इज, जीरो से अनंत एज इट इज। चलिए हमें सिर्फ सारी टर्म देख रहे हैं, तो साइन ही है x की, तो इसी को हो जाएगा साइन का कोलन cos होता है तो cos px। अब px का करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा और p एज इट इज आ जाएगा, p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएट करा d2f by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, जीरो से अनंत एज इट इज। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, ऐसे तो याद रखते हैं ना, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो cos का क्या होगा माइनस साइन px। अब px का करोगे x का 1 p एज इट इज। ठीक है, ये टर्म एज इट इज dp एज इट इज, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो गया, हटा देते हैं, हटा दूंगा, आप लोगों ने समझ लिया है। अब एक बार देखो ये वाली टर्म कुछ याद आ रही है क्या, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगाया था ना, तो क्या था फॉर्मूला, एक बार याद करने की कोशिश करें तो एफ एक्स बराबर फॉर्मूला था रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो से अनंत एफ एस पी साइन पी एक्स डीपी, यही था फॉर्मूला। एफ एस पी हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था, p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। एक बार देखना ये वाली टर्म रूट 2 अपॉन पाई जीरो से अनंत p साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डीपी, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल एफ एक्स यानी कि एफ के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या इक्वेशन आ जाती है, d2f बाय dx स्क्वायर, f को इस तरफ ले आइए माइनस f इज इक्वल टू 0। नहीं आ गए क्या आप लोग बीएससी में, वहां पर f की जगह बस y होता था बीएससी में और कोई अंतर नहीं था। अब इसको कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि d बराबर d बाय dx, तो ये पर 2 है, 2 होने से ये हो जाता है d स्क्वायर, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0, एफ बाहर ले लें तो डी स्क्वायर माइनस 1 एफ इज इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी था, हमें बिल्कुल याद होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं पहले कैसे, d बराबर m पुट करके, तो यहाँ पर d की जगह m पुट करा तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से रूट निकालिए m स्क्वायर बराबर 1, तो
आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे आप लोग तो प्लस माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे 2 रूट आएंगे प्लस में और 1 माइनस में, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट निकालने के बाद क्या लिखते थे, CF। CF क्या होता है, यदि ये रियल रूट है तो कैसे करते थे, C1 e की पावर, ये वैल्यू कितना है 1 ही है तो कोई मतलब ही नहीं है, x आ जाएगा सिंपल, प्लस C2 e की पावर, फिर वैल्यू है -1 तो -x। अगर यहाँ पर समझ लो 2 होता तो कैसे करते, e का पावर 2x और e का पावर -2x, सिंपल, CF आ गया। जो यहाँ पर होता है उससे PI निकालते हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात है भैया, 0 है तो PI निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 हो गया। CF प्लस PI को ऐड कर दें तो इस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है, तो fx बराबर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा, है ना, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, ऐसा करिए, इसको फर्स्ट डाल दीजिए, फर्स्ट डाल देते हैं और अगर हमें जरूरत अभी पड़ी तो फिर देख लेंगे। हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, CF और PI को ऐड करा तो कुल मिला के CF आ जाना है और कोई लेना देना नहीं है, PI तो क्योंकि 0 है, प्लस C2 e की पावर -x। अब fx तो आ गया हमारे पास जो निकालना था, लेकिन ये इसमें तो कांस्टेंट भी आ रहे हैं, अब इनको हटाओ, कांस्टेंट की तो वैल्यू निकालोगे ना। अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें तो कोई कंडीशन भी नहीं दी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी सिचुएशन में अपने मन से स्टूडेंट्स ऐसी वैल्यू लो जिससे कि आप लोग आसानी से इन्हें निकाल सको। तो ज्यादातर केसेस में क्या 0 से काम चल जाता है, ठीक है। x बराबर 0 पुट करके आराम से आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ कैसे निकलेंगे, इतना नोट करिए, देन अपन क्वेश्चन की रफ करके फिर आगे का करते हैं, बहुत इजीली अब हो जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, कंडीशन अप्लाई करके आप लोगों ने C1 C2 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के आंसर लिखना है बस। चलिए नोट करिए जल्दी से, देखिए स्टूडेंट्स, तो अपने पास fx क्या आ जाता है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला df बाय dx, तो C1 एज इट इज आ गया, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस की जगह प्लस, C2 कांस्टेंट एज इट इज, e की पावर -x का e की पावर -x होता है और -x का क्या हो जाएगा, -1, सिंपल सा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, अब मैंने दोनों कंडीशन में x बराबर 0 पुट करा है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ x बराबर 0 से वैसे क्वेश्चन अधिकतर में काम चल जाता है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में काम नहीं दी हो कंडीशन वगैरह क्वेश्चन में तो 0 पुट करके कर लीजिएगा। तो देखो x बराबर 0 मैंने पुट करा है दो इक्वेशन में, एक तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, और एक इक्वेशन ये वाली जो अपन ने निकाली थी ना fx की वैल्यू √π/2 माइनस √2/π 0 sin px अपॉन p1 प्लस p स्क्वायर dp, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनमें मैं x बराबर 0 पुट कर रही हूँ। चलो तो पहले इसमें पुट करा x बराबर 0, तो ये तो साइन 0 हो गया, और हमें पता है साइन 0 का वैल्यू छोटी क्लासेस में पढ़ा था 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, पढ़ा था छोटी क्लासेस में। ये 0 होने से इंटीग्रेशन किसी से मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 हो गया पूरा टर्म, तो fx बराबर सिर्फ और सिर्फ √π/2 बचा। अब इक्वेशन सेकंड को अगर मैं देखूं तो x बराबर 0 पुट करा, मुझे पता है, क्या पता है मुझे, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मुझे तो ये भी पता है कोई भी कांस्टेंट ले लो, e को छोड़ो a ले लो, कोई भी कांस्टेंट उसकी पावर 0 भी 1 होती है, तो e की पावर 0 1 हो गई, C1 आ गया, e का पावर -0, अरे ऑफ कोर्स -0 हो चाहे 0 हो वैल्यू 1 ही होती है। क्या आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे, e की पावर -0 को 1 अपॉन e की पावर 0, e की पावर 0 1 होती है, अच्छा जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये भी 1 ये भी 1, तो C1 प्लस C2 आ जाएगा f0 इज इक्वल टू, ठीक है, x की जगह 0 पुट करा है ना, तो f0 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया C1 प्लस C2, ये भी f0 ये भी f0, तो दोनों भैया इक्वल रखो, दोनों सेम ही तो है, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू √π/2। अब मैंने दोबारा x बराबर 0 पुट करा, एक तो इस इक्वेशन में, अरे दो वेरिएबल हैं, सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए दो ही तो इक्वेशन चाहिए। अब मैंने फिर x बराबर 0 पुट करा, एक तो इक्वेशन नंबर थर्ड में, और एक पहले वाली इक्वेशन जहां आप लोगों ने df/dx नहीं निकाला था, इस fx से पहले जो लिख रहे थे ना fx,
अरे इससे पहले ये वाला एफ नहीं लिखा था, इसके बाद मैंने डिफरेंशिएट करे थे ना 2 बार, तो जो पहली बार डिफरेंशिएट करा था इसको ही डिफरेंशिएट करके देख लो ना, यही टर्म तो लिखी है। ठीक है, तो df by dx इज इक्वल टू, अभी अपन ने ये वाली टर्म लिखी थी स्टूडेंट्स, एक तो इसमें और एक इक्वेशन थर्ड में x बराबर फिर 0 पुट करा, तो df by dx की वैल्यू x बराबर 0 पे क्या आ जाएगी, cos 0, x की जगह 0 रखा, p इंटू 0 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1/1 प्लस पी स्क्वायर डीपी हो गया। स्टूडेंट्स ये 12th क्लास में क्या नहीं पढ़ाया गया था आप लोगों को, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 6 होते हैं ना अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 के उस वक्त याद कराए जाते थे 12th क्लास में, तो उनमें सबसे इजी होता था ये वाला tan इनवर्स वाला, सिंपल सा होता है इसका tan इनवर्स x, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह बस p ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स p, सिंपल सा। इंटीग्रेशन लिमिट लगा दी 0 से अनंत, चलिए लोअर सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -√2/पाई था एज इट इज है। अब हम लोगों ने लगाई अपर लिमिट, तो यहाँ p की जगह अनंत लिखोगे, tan इनवर्स p की जगह अनंत लिखोगे, और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मैंने छोटी क्लासेस में याद करता की थी पूरी की पूरी टेबल, tan π/2 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, तो यहाँ p की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया tan π/2, ठीक है, p की जगह इंफिनिटी लिखोगे, इंफिनिटी की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया tan π/2, फिर माइनस साइन आता है लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए, तो tan इनवर्स एज इट इज p की जगह 0 लिखोगे, मैंने बचपन में ये भी पढ़ा था tan 0 की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल पढ़ा था, तो इस 0 की जगह मैंने लिख दिया tan 0। अब मुझे पता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स tan π/2 को हम π/2 कहते हैं, सिंपल सा, कहते हैं कि नहीं कहते, अपन लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे 12th क्लास में, हाँ ये इनवर्स है, ये tan है, कट गए, बट बाकी लोग ऐसे कटते नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे याद करते थे, हाँ कट गए, सिंपल बचा π/2, और ये 0 है तो tan से tan कट गया, tan से tan इनवर्स, तो 0 बचा, 0 से कोई लेना देना नहीं है, माइनस √π से √π गया, ऊपर √π बच गया, इसी तरह से √2 बच गया, तो कुल मिला के वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से -√π/2। अब अगर मैं इसमें रखूं तो यहाँ तो फिर वही है, e की पावर 0 का 0 हो गया, e की पावर -0 का 0 हो गया, बस यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि माइनस में आ गया, c1 माइनस c2 आ गया। अब मुझे क्या फायदा हो गया, ये दोनों देखो सेम वैल्यू है, इनको इक्वल रखा, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू ये वाली टर्म। अब मुझे ये फायदा हो गया इसके माइनस आने से, साफ साफ इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कर दूं तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, तो इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स ऐड करें अगर हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 2c1 इज इक्वल टू 0, यानी कि c1 बराबर 0। ठीक है, ऐड करने पर ऑन एडिंग, और यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, अरे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही कहाँ है, वैसे निकालो ना, एक वेरिएबल की वैल्यू आता हुई, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना, c1 बराबर 0, या c1 के लिए 0 पुट करो, सीधा c2 का वैल्यू क्या आ जाता है आप लोगों के पास, √π/2, c1 c2 दोनों आ गए, fx बहुत देर से वेट कर रहा है, c1 की जगह 0 पुट करा, ये तो टर्म खत्म हो गई, c2 की जगह √π/2 पुट करा, तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर का 20 नंबर का जो भी आना है आ जाता है √π/2 e का पावर -x, 20 नंबर 10 नंबर जो भी आना है एग्जाम में पक्के हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत प्लस माइनस की कुछ भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो बताइए, यहाँ आप लोगों के पास आ जाता है आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिस तरह से यहाँ पर एक नई चीज बताई कुछ आप लोगों को, इसी तरह से बिल्कुल है तो इन्वर्जन फॉर्मूला पे बेसिक, लेकिन वहां पे भी कुछ नई चीजें आएंगी, एक क्वेश्चन लास्ट है, फिर अपन आगे का स्टार्ट करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म में आगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज उसे देखिएगा, इसके बाद अपने फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 2 यूनिट बिल्कुल बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं, 2 यूनिट बहुत है आप लोगों के लिए, 2 यूनिट पढ़ गए ना तो 80 नंबर का पेपर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, दो, चलो यहाँ से हटाओ बीच में से, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, आप सिर्फ मेरी बात सुनो,
इसे नोट कर लिया है तो सुन लीजिए प्लीज, 80 नंबर का पढ़ लोगे अगर 2 यूनिट पढ़ गए तो। क्लियर है ना ये सारी चीजें, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस अपन 2 यूनिट पढ़ेंगे 80 नंबर का, 50 का करके आना है, अपने नंबर कहीं भी नहीं जाए। बहुत अच्छी परसेंटेज बनने आने का मौका है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इस बार। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।